अपन ने जो समांतर और श्रेणी संयोजन पढ़ा था उसका सबका सार इस सवाल में आ जाता है। अगर ये सवाल अपने से बन जाता है मतलब हमको समांतर संयोजन और श्रेणी संयोजन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सवाल है चित्र में बिंदु ए तथा बी, ये दो बिंदु है ए और बी, इनके बीच हमको तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो चित्र को पहले ध्यान से देखो, ऐसा सवाल आ सकता है और कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो आता ही है भाई ऐसा सवाल, है ना। और वो चित्र को देख के ही अपन उलझ जाते हैं कि कैसा बनेगा, है बहुत सरल। सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखो कि कौन से संधारित्र किस टाइप से जुड़े हैं, तो आपको देख के पता चल रहा होगा। सबसे पहले इन दोनों की बात करें तो ये दो संधारित्र कैसे जुड़े, श्रेणी क्रम में, है ना। ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 3 माइक्रोफेरेड, ये श्रेणी क्रम में दोनों जुड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों का तुल्य ज्ञात करेंगे, मतलब इन दोनों को मिला के एक संधारित्र बनाएंगे, बनेगा ना। ये जो श्रेणी क्रम में जो संधारित्र जुड़े हैं इसका तुल्य ज्ञात करके और दोनों के स्थान पर फिर एक हो जाएगा। ठीक है, फिर वो वाला एक और ये वाला एक, अब ये दोनों जुड़े रहेंगे काय में, समांतर क्रम में, है ना। तो उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, मतलब उन दोनों को मिला के फिर एक बड़ा संधारित्र बनाएंगे। ठीक है, फिर वो बड़ा वाला और फिर ये वाला कौन से क्रम में जुड़ा रहेगा, फिर श्रेणी, यहाँ बड़ा हो जाएगा ना, तो दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े रहेंगे और उनकी तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। बस यही प्रोसेस चलना है अपने। सबसे पहले इन दोनों की तुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखते चित्र में 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इनकी तुल्य धारिता मान लो C1 है इनकी, और अपने को फार्मूला पता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 + 1। तो यहाँ पे तुल्य धारिता को पहले को C1 मान लेते, 1/c1 बराबर इससे हो जाएगा 2 और 3 जुड़े हुए श्रेणी क्रम में, तो 1/2 धन 1/3 उल्टा करके जुड़ेंगे, व्युत्क्रम करके। 1/c1 बराबर से 1/2 धन 1/3। हल कर लो इसको, तो 1/c1 बराबर से लघुत्तम ले लेंगे भाई, 2 और 3 का कितना आएगा, 6 आएगा लघुत्तम, है ना। तो 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 1 में, 3 1 का 3 धन, ऐसे ही 3 का भाग 6 में देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा और 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, 2 1 का 2, ऐसा समझो 3 गुना। हल कर लो, तो 1/c1 बराबरी से हो गया भाई ये 5/6। 1/c1 का मान अपने को C1 चाहिए, उल्टा कर दो, तो C1 बराबर से क्या हो जाएगा 6/5। चाहो तो दशमलव में बदलो इसको, 5 का भाग दो 6 में, है ना, कितना ये देते आता हूँ सभी को ऐसे, 6/5 कितनी बार जाएगा, 1 बार, 5 1 कम 5, 6 में से 5 घटाओ 1 बच गया, लगाया दशमलव, यहाँ दशमलव का उत्तरा 0, 5 1 5, 5 दूनी 2 बार, 5 दूनी 10, 1.2 आ गई, तो 1.2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये इन दोनों के स्थान पर अब 1 हो गया संधारित्र, दोनों का तुल्य प्रतिरोध हमने ज्ञात कर लिया ना, कितना 1.2। अगर अपन इसको अब बनाना चाहे चित्र को, तो ये इस प्रकार बनेगा, ये ऐसा और ऐसा, इन दोनों के स्थान पर 1 हो गया, और इसका मान कितना है 1.2 माइक्रोफेरेड, और ये नीचे वाले का कितना है 1.8 माइक्रोफेरेड, इस टाइप के। अब ये वाला जो C1 है और ये वाला 1.8 है, ये दोनों अब कौन से क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, C2 से दर्शाएंगे अपन। अब यहाँ लिखते पर, यहाँ इधर ही लिख देते, अब C1 व
1.8 माइक्रोफेरेट वाले संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तब इनका तुल्य प्रतिरोध लिख लेंगे। इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर में हमको पता है, सीधे सीधे जोड़ देते, तो तुल्य प्रतिरोध को C2 से दर्शा देते अपना। C2 बराबरी से दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। C1 प्लस 1.8 माइक्रोफेरेड, या C1 की वैल्यू कितनी 1.2 है, 1.2 माइक्रोफेरेड प्लस 1.8 माइक्रोफेरेड जोड़ेंगे भाई, कितना आ जाएगा, पूरा पूरा आएगा 3.0 माइक्रोफेरेड, 3 आ जाएगा जोड़ेंगे तो। ये आ गया C2। अब इनके स्थान पर है ना, इनके स्थान पर अब ये 3 माइक्रोफेरेड का है, तो अब चित्र कैसे बनेगा, यहाँ पे ये हो गया अपना 3 माइक्रोफेरेड बड़ा संधारित्र, और उसके साथ में ये जुड़ा है अब ऐसा 6 माइक्रोफेरेड का। तो अब ये C2 और ये 6 माइक्रोफेरेड कौन से क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य धारिता अपन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। इधर का मिटा दे अब वो लिख के अपन, अब C2 तथा 6 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। अब श्रेणी में है तो बटे करके जोड़ते अपने को पता है, और लास्ट वाला इसलिए 1/c से दर्शा देते हैं। 1/c बराबर से क्या करना पड़ेगा, 1/3 C2 की वैल्यू धन 1/6, इसको हल कर लो भाई। हाँ, तुल्य धारिता जोड़ दो भाई, लघुत्तम लेते आता है सभी को, कितना आएगा एलसीएम, 6 आएगा, 3 और 6 का 6 आएगा, 18 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, धन 6 का भाग देंगे, एक ज बार जाएगा। 1/c बराबरी से 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2, और उल्टा करेंगे तो c बराबर से 2/1, मतलब 2 माइक्रो ये आ जाएगा। अतः बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता 2 माइक्रोफेरेड है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऐसे करना। इसी जैसा जिनका नहीं हुआ एक और दे देते, जिनका हो गया उनके लिए अभी करके देख लो, ठीक है, सवाल प्रैक्टिस के लिए। ये इस टाइप से परिपथ है, ये 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 8 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रो। करो इसको हल जल्दी से, वैसे मौखिक रहता सब। हम क्या कर रहे हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं। संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करें, दोनों बात एक है। तो हमने क्या माना भाई, चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें A तथा B है, जिन पर आवेश क्रमशः +Q और -Q है। संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं
कि प्रारंभ में ये दोनों चालक अनावेशित है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, अब क्या करते, हम इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण विधि द्वारा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण विधि द्वारा हम यह चालक इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण है वो चालक ए से चालक बी पर करते हैं। तो अब यहाँ देखो, ये अनावेशित है, मतलब इस पर धनावेश और ऋणावेश बराबर संख्या में होंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके हमने यहाँ पे पहुंचाया, ए से बी पर गया, तो इस पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएंगी, कमी हो जाएंगी, जिसके कारण यह धनावेशित हो जाएगा, और इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएंगी, जिसके कारण यह ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करें। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा चालक ए को हम धनावेशित करते हैं और चालक बी को अपन ऋणावेशित करते हैं। लिखो, अब हम चालक ए से चालक बी की ओर, अब हम माना प्रारंभ में चालक ए पर माइनस क्यू आवेश और चालक बी पर प्लस क्यू आवेश है। संधारित्र की धारिता सी है, तब दोनों प्लेटों या चालकों भी लिख सकते हैं, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा भाई, VA माइनस VB बराबर से V बराबर से Q अपॉन C, Q अपॉन C स्मॉल, क्योंकि आवेश स्मॉल Q है, प्रारंभ की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब अपन क्या करते, अभी स्मॉल Q, इस पर प्लस Q है स्मॉल और इस पर माइनस Q आवेश है। अब हम क्या करते, आवेश को बढ़ाते, तो आवेश को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आवेश dq को बढ़ाने में किया गया। अब पुनः इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा, अब पुनः इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा चालक ए से चालक बी पर आवेश dq बढ़ाने में किया गया कार्य, आवेश dq बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर से सूत्र dw से दर्शाएंगे पर बल गुणित विस्थापन होता, पर यहाँ पर चूंकि आवेश है तो इसको ऐसा लिखेंगे, आवेश गुणित विभवांतर, आवेश गुणित विभवांतर। ठीक है, आवेश बढ़ा रहे अपन तो इसलिए इस प्रकार लिखा जाएगा, आवेश गुणित विभवांतर। मान रखो dw बराबर से, क्योंकि अल्प आवेश बढ़ा रहे तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, इसलिए dw से दर्शाया है। आवेश कितना है भाई, dq, और गुणित विभवांतर ये लिखा है ना, VA माइनस VB। ठीक है, ये A और B आधार में है V के छोटे छोटे। फिर उसके बाद dw बराबर से dq और VA माइनस VB का मान लिख दो भाई, Q अपॉन C। ये आ गया अल्प कार्य, थोड़ा सा आवेश बढ़ाने में किया गया कार्य। अब हमको टोटल कार्य करना है, टोटल कितना आवेश बढ़ाना है अपने को, कैपिटल Q है ना, तो अतः चालक पर आवेश 0 से Q बढ़ाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करेंगे। अतः नहीं, अतः चालक A से B पर आवेश को 0 से Q तक बढ़ाने में
किया गया कुल कार्य। क्या होगा भाई? कुल कार्य W से दर्शाएंगे। W बराबरी से ये जो छोटे छोटे कार्य है सभी को अपन जोड़ देंगे, मतलब सबका समाकलन कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dw और लिमिट आएंगी 0 से q, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद में चलो मान रखते, इंटीग्रेशन 0 से q, dw का मान यहां से देख के लिख लो, q बटा c और dq। ठीक है, अचर राशि बाहर निकल जाती क्योंकि यहाँ q के सापेक्ष समाकलन है, इसलिए q का समाकलन होगा, c बाहर निकल जाएगा, 1/c बाहर निकल गया समाकलन से। इंटीग्रेशन में 0 से q क्या बचा भाई? q जो बचा, q और dq। अब q का समाकलन कर रहे तो अपन ने सूत्र पढ़ा है x की पावर n वाला, x की पावर n dx बराबरी से होता है x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस, समाकलन वाला सूत्र। अब यहाँ घात यहाँ n है और यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो n की जगह 1 है, मतलब x की घात 1 धन 1 और बटे 1 धन 1, x से स्क्वायर बटे 2। यहाँ चूंकि q का कर रहे अपन तो 1/c q स्क्वायर बटा 2 आएगा q का समाकलन, और उसकी लिमिट आएंगी 0 से q आ जाएगा। अब उसके बाद लिमिट रखेंगे भाई, तो 1/c जैसा का वैसा लिमिट रखते। सबसे पहले अपर लिमिट रखना है, तो अपर लिमिट q है तो स्मॉल q की जगह कैपिटल q लिखना है इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा q स्क्वायर बटा 2। स्मॉल q की जगह h लिखना है और स्मॉल q की जगह कैपिटल q लिखना है। फिर माइनस लोअर लिमिट, अब लोअर लिमिट कितनी है? 0, अब q के स्थान पर 0 लिखना है, मतलब ऐसा आएगा 0 का वर्ग बटा 2। हल कर लो, तो w बराबरी से 1/c और ये इसका मान तो ये तो 0 है भाई, ठीक है, केवल q स्क्वायर अपॉन 2 बचा, q स्क्वायर अपॉन 2 बचा। इसके आगे वाला हम यहाँ लिख रहे हैं, अब हम क्या करते हैं? व्यवस्थित लिख दो, w बराबरी से आगे अपना q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, ये कार्य आ गया, आवेश को बढ़ाने में किया गया कार्य, और ये जितना कार्य करेंगे उतना कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, वो भी लिख लेते हैं। यह किया गया कार्य, यही किया गया कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। ये जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, तो W के स्थान पर हम U लिख देंगे, ठीक है, और U बराबर हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, एक व्यंजक तो ये हो गया। अब इसको अपन कई रूपों में लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है q बराबर क्या होता है सूत्र, cv, q बराबर cv होता है, यहाँ रख दो, तो u बराबर cv है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बटे 2c, c से एक घात काट दो तो बच गया, बटे में 2 है तो 1/2 cv स्क्वायर। सबसे ज्यादा याद रखने वाला सूत्र, जैसे गतिज ऊर्जा का 1/2 mv स्क्वायर होता है, वैसे स्थितिज ऊर्जा का 1/2 cv स्क्वायर होता है, ये भी होता है। एक और लिख सकते अपन, ऐसे ही अपन बदले तो u बराबरी से 1/2 qvb सूत्र होता है, अगर विभव में ज्ञात करें तो। कैसे? ये यहाँ से c का मान कितना आएगा, q बटे v और v से एक घात कर दे तो 1/2 qvb आता है। ये तीनों सूत्र है, ठीक है, ये सब स्थिति ऊर्जा के सूत्र है।
वान डी ग्राफ जनित्र जैसे नाम से पता चलता, ये वैज्ञानिक का नाम है। इसका आविष्कार सन 1931 में वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने किया था। और जनरेटर नाम से आपको पता चल रहा है कि एक विद्युत उत्पादक मशीन है, बिजली पैदा करने वाली। ये एक विद्युत उत्पादक मशीन है। इसका आविष्कार सन 1931 में वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने किया था। इसकी सहायता से हम 10 लाख मिलियन वोल्ट तक का हम विद्युत विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में पता चल गया। 3 चीजें है ना। वान डी ग्राफ जनित्र का आविष्कार सन 1931 में वैज्ञानिक वान डी ग्राफ ने किया था। यह एक विद्युत उत्पादक मशीन है, जनरेटर है ना। यह एक विद्युत उत्पादक मशीन है और इसकी सहायता से हम 10 लाख मिलियन वोल्ट का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है अपना संरचना, कि इसकी संरचना कैसे होती है। इसकी संरचना को समझते हैं। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है। ये लगभग 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है, जो 2 विद्युत रोधी स्तंभों पीपी पर टिका होता है। दोनों काम साथ में चलते, मतलब चित्र भी समझना होता और संरचना भी समझना हो जाता। लिख भी सकते था, लिखो मत, समझो। इसमें क्या होता है भाई, 5 मीटर व्यास का एक खोखला गोला होता है। ये गोला है ना, आपको आधा ही दिख रहा है, पूरा ही बना सकते हैं, आधा भी बना सकते हैं। ये खोखला गोला है, इसको अपन नाम देते हैं यस। ये खोखला गोला है 5 मीटर व्यास का, और ये चालक है। ठीक है, और ये विद्युत रोधी स्तंभों पीपी पर टिका रहता है। ये विद्युत रोधी है, मतलब लकड़ी के जैसे रहते हैं ना, विद्युत रोधी, कुचालक बोलते हैं उसको। ये कुचालक स्टैंड है, पीपी पर टिका रहता है, लगभग 15 मीटर ऊंचे रहते हुए। ठीक है, इन पर टिके रहते हैं। पीपी, इसमें 2 घिरनियां होती है। P1 और P2 यहाँ पर बना लेते हैं। एक घिरनी यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर होती है। 2 घिरनियां होती है, P1 और P2, और इससे होकर रबर या रेशम का विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं, रबर, रेशम, माइका, इसका बेल्ट गुजरता है। ठीक है, क्या क्या देखा अपने संरचना में। इसमें जो है एक 5 मीटर व्यास का धातु का गोला होता है। ये धातु का गोला है, लगभग 5 मीटर व्यास का, वो भी चालक गोला होता है। और यह लगभग 15 मीटर ऊंचे 2 विद्युत रोधी स्तंभों पीपी पर टिका होता है। 2 घिरनियां होती है इसमें, P1 और P2। 2 घिरनियां होती है और इनसे होकर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बेल्ट गुजरता है। यहाँ कंघी बनती है ना, जो घिरनी P1 है, इसको किसी अन्य मोटर द्वारा घुमाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा 2 कंघियां होती है इसमें, C1 और C2। यहाँ पे बना लेते हैं। कंघी मतलब इस प्रकार के आकृति जिसमें नुकीले दांते होते हैं, नुकीले धातु के दांते होते हैं, 3 या 4 इस टाइप के। ठीक है, वो अपनी कंघी करने वाली कंघी नहीं, कंघी मतलब इसी टाइप की पर लोहे की रहती है ना। C1 और C2, C1 और C2, ये 2 कंघियां होती है। कंघी C1 का संबंध
उच्च तनाव वाली बैटरी के धन सिरे से कर देते हैं। ये उच्च विभव वाली बैटरी है, इसकी सहायता से लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाते अपन यहाँ पे बैटरी से कर देते हैं। और ये पूरी संरचना से आवेश क्षरण को रोकने के लिए पूरे उपकरण को एक लोहे के बड़े टैंक में बंद कर देते हैं। इस प्रकार इस लोहे के टैंक में कम दाब पर अक्रिय गैस भरी होती है, लगभग 15 मिलीमीटर वायुमंडलीय दाब पर गैस भरी होती है। और इस लोहे के टैंक का संबंध पृथ्वी से होता है, तो इसको पृथ्वी से जोड़ देंगे। इधर भी ये इसकी हो गई संरचना। उसके बाद है भाई इसका सिद्धांत। सिद्धांत वैसे पहले लिखना था आपने, सिद्धांत समझते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो दो तथ्यों पर आधारित है। दो बात। सबसे पहली बात, हम जानते हैं, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, C बराबरी से 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। पढ़ा था ना मैंने, सिद्ध किया था विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आ, हम जानते हैं कि C बराबर से 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होती है। इससे हमको ये पता चलता है कि चालक की धारिता अधिक होने के लिए उसकी त्रिज्या अधिक होना चाहिए। मतलब चालक का आकार क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसलिए बड़ा गोला लेते हैं अपन इसमें, 5 मीटर व्यास का। ठीक है। और दूसरी चीज, पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर से सूत्र होता है Q अपॉन A। ये बताता है कि अगर क्षेत्रफल कम है तो आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। मतलब जिस चालक का सिरा नुकीला होता है, उस नुकीले सिरे, मतलब जहां क्षेत्रफल कम होता है, वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। ठीक है। आपने दाब बराबर से भी सूत्र पढ़ा होगा। दाब बराबर से होता है बल बटे क्षेत्रफल। जहां पे क्षेत्रफल कम होता है वहां पर बल अधिक लगता है। जैसे चाकू से अपन सब्जी काटते हैं ना, तो चाकू की जो धार होती है वहां क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, तो बल ज्यादा लगता है, इसलिए सब्जी जल्दी जल्दी कट जाती है। किला, किले की नोक है ना, वहां क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए वो दीवार में जल्दी से घुस जाता है, कम बल लगाने पर भी घुस जाता है ना। और अगर मान लो वो उसकी नोक नहीं है, उसका नोक टूटा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो हमको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, कम बल लगाने से काम नहीं चलेगा। तो ये यहीं पर ऐसा चाहिए भी कि जिस चालक के सिरे नुकीले होते हैं वहां पर पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। और पृष्ठ घनत्व अधिक होता है मतलब नुकीले सिरे पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, प्रबल होता है। ये दूसरी बात है। देखो, वान डी ग्राफ जनित्र का जो सिद्धांत है वो दो तथ्यों पर आधारित है। सबसे पहला, हम जानते हैं कि किसी गोलीय चालक की धारिता C बराबरी से 4 पाई एप्सिलॉन 0 r होती है, अर्थात चालक की धारिता अधिक होने के लिए उसकी त्रिज्या अधिक होना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरा बात यह है कि नुकीले चालक के सिरों पर, जहां कम क्षेत्रफल होता है, नुकीले चालक के सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है। सिग्मा को क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, है ना, अधिक होता है। अर्थात नुकीले चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र अन्य चालकों की अपेक्षा प्रबल होता है। ठीक है। इसलिए ये जो कंघी होती है ना वो दांतेदार ली जाती है नुकीले चालक। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, इसलिए कंघी का प्रयोग। ये दो तथ्य है। ठीक है। फिर संरचना आती है, तो संरचना में देखो क्या क्या जो अपने चित्र बनाया वही लिखना है शब्दों में, अपने शब्दों में। ठीक है। इसमें क्या होता है, लगभग 5 मीटर व्यास का चालक धातु का गोला यश होता है। ठीक है। जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पीपी पर टिका हुआ होता है। ठीक है। P1 और P2 दो घिरनियां होती है जिससे होकर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बेल्ट गुजरता है। ठीक है। घिरनी P1 को अन्य मोटर द्वारा घुमाया जाता है। C1 और C2 धातु की दो कंघियां होती है। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव वाली बैटरी के धन सिरे से कर देते हैं। ठीक है। कंघी C2 का संबंध गोले S से होता है। संपूर्ण उपकरण को एक लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं। लोहे के टैंक में कम दाब पर गैस भरी होती है और आवेश क्षरण को रोकने के लिए इसका संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। ये संरचना है। साथ में एक चीज और, इसमें आवेश क्षरण को रोकने के लिए एक आयन स्रोत का भी प्रयोग किया जाता है, वो भी अपन बना सकते हैं।
ये अपनी भाई कितनी चीजें हो गई, 3 चीजें हो गई। डी, ये आयन स्रोत है, अगर नाम लिख सकते हो, ये आयन स्रोत, ठीक है। ये क्या है, लोहे का टैंक, ठीक है। ये P1 P2 क्या है, गिरनिया, C1 C2 कंगिया, ऐसे लिख सकते हो, है ना। सबसे पहले अपन इसके बारे में देखिए, वांडीग्राफ जनरेटर क्या होता है, एक विद्युत उत्पादक मशीन होती है। इसका आविष्कार सन 1921 में वैज्ञानिक वांडीग्राफ ने किया था। इसकी सहायता से हम 10 मिलियन वोल्ट या इससे अधिक का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। फिर अपने सिद्धांत देखा था, 2 तथ्यों पर आधारित होता है, फिर उसमें बाद संरचना देखी। अब देखते हैं अपन अगला बिंदु, क्या, कार्य विधि। हाँ, कार्य विधि समझोगे, अगर आपको संरचना याद है तो कार्य विधि समझ में आएगी। कंघी, चूंकि कंघी C1 के सिरे नुकीले हैं, तो और कंघी C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से, है ना, तो इसके नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, और पृष्ठ घनत्व अधिक होने से इससे धनावेश युक्त विद्युत पवनें चलने लगती है। धनावेश युक्त बल रेखाएं चलने लगती है, उसको विद्युत पवनें भी बोल सकते हैं अपन। ये समझ में आया, क्योंकि कंघी C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से है, इसलिए धनावेशित रहेंगे वो, और नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, इसलिए कंघी C1 के सिरे से धनावेश युक्त विद्युत पवनें चलने लगती है, जिसके कारण बेल्ट के सामने वाला भाग धनावेशित हो जाता है, ठीक है। अब ये धनावेशित, ये घूम रहा है ना, ये धनावेशित भाग ऊपर की ओर जाता है। बेल्ट जब घूमता है तो ये धनावेशित भाग ऊपर की ओर जाता है। जब ये धनावेशित युक्त भाग कंघी C2 के पास पहुंचता है, तो अपने पढ़ा है प्रेरण वाला, जैसे एक चालक है धनावेशित चालक, और इसके पास में अगर हम अनावेशित चालक रख दे, क्या होता, आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश आता और बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश आता। तो वैसे ही अब ये धनावेश युक्त बेल्ट जब कंघी C2 के पास पहुंचता है, तो कंघी C2 के सिरों पर माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है, और इसके बाह्य पृष्ठ पर यानी गोले यश पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है, ठीक है। अब ये कंघी C2 पर अब कौन सा आवेश है, ऋण आवेश है, तो ये ऋण आवेश क्या करता है, बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देता है, ठीक है। बेल्ट के धनावेश को क्या कर दिया, समाप्त, और ये ऋण आवेश के कारण ये बेल्ट पर आ जाता है अब ऋण आवेश। अब ये ऋणावेशित जब बेल्ट घूमता है, तो ये ऋणावेशित युक्त बेल्ट पुनः कंघी C1 के समीप आ जाता है घूमकर, ठीक है। और यहाँ से तो धनावेश युक्त हवाएं चल रही है, तो जिसके कारण बेल्ट का भाग पुनः धनावेशित हो जाता है। फिर ये धनावेश युक्त भाग ऊपर की ओर चलता है और कंघी C2 के पास में आ जाता है, इस पर ऋणावेश आ जाता है, बाह्य पृष्ठ पर धनावेश आ जाता है, और ये बेल्ट पुनः ऋणावेशित हो जाता है। फिर ये पुनः यहाँ C1 के पास धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है, प्रत्येक चक्र में यहाँ पे एक धनावेश आ रहा है, अगले चक्र में ऐसा यहाँ पे धनावेश आते जाएंगे, है ना। और धनावेश को अपन बोलते हैं उच्च विभव, है ना। तो क्या हो रहा है, इस गोले यश का विभव बहुत अधिक बढ़ जाता है, 10 लाख मिलियन वोल्ट से अधिक हो जाता है। इस प्रक्रिया, यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, जिसके कारण गोले यश का विभव 10 लाख मिलियन वोल्ट हो जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, कार्य विधि। एक बार फिर समझ लो कार्य विधि क्या है, यहाँ से शुरुआत करना है। चूंकि कंघी C1 का सिरा बैटरी के धन सिरे से जुड़ा है, और नुकीले पृष्ठ पर, क्योंकि नुकीले पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, अतः कंघी C1 के सिरे से धनावेश युक्त विद्युत पवनें चलने लगती है, जिसके कारण बेल्ट के सामने वाला भाग धनावेशित हो जाता है। यह भाग बेल्ट के घूमने पर यह धनावेशित भाग ऊपर की ओर चलता है। जब यह कंघी C2 के समीप पहुंचता है, तो बेल्ट कंघी C2 पर ऋणावेश प्रेरण द्वारा ऋणावेश तथा गोले यश के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। कंघी C2 का ऋणावेश बेल्ट के धनावेश को समाप्त कर देता है और ऋणावेशित कर देता है, ठीक है, या अनावेशित भी बोल सकते हैं। समाप्त कर दिया, अनावेशित हो गया। अब ये अनावेशित बेल्ट यहाँ चलता है ऐसा C1 के पास में, और फिर धनावेशित हो जाता है, ठीक है, C1 के कारण। और यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, और प्रत्येक चक्र में यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, और जिसके कारण गोले यश का विभव 10 लाख मिलियन वोल्ट या इससे अधिक हो जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या है, कार्य विधि। फिर अगला बिंदु आता है इसके उपयोग। इसके भाई 2 उपयोग है। सबसे पहला उपयोग तो परिभाषा में है, उच्च विभवांतर प्राप्त करने में, इसकी सहायता से हम उच्च विभवांतर प्राप्त करते हैं 10 लाख मिलियन वोल्ट। तो पहला उपयोग है भाई उच्च विभवांतर प्राप्त करने में। आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन,
न्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को त्वरित करने में, ये दो इसके उपयोग है। याद हो जाएगा ना, पहला उच्च विभवांतर प्राप्त करने में और दूसरा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को त्वरित करने में। ऐसे इसमें दोष भी है भाई, दो दोष है। सबसे पहला दोष, इधर लिख लेते हैं दो। सबसे पहला दोष दिख ही रहा है, ये आकार में इतना बड़ा होता है जिसके कारण हमको असुविधा होती है, ठीक है। और दूसरा दोष होता है क्योंकि इसमें बहुत ही तीव्र विभवांतर, उच्च विभवांतर प्राप्त होता है जिसके कारण यह बहुत ही खतरनाक होता है। ये दो दोष है, यह आकार में बड़ा होने के कारण असुविधाजनक होता है। दूसरा, इसमें उच्च विभवांतर होने के कारण यह बहुत खतरनाक होता है। ये दो दोष होते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लो पूरा, क्योंकि 5 नंबर का रहता है। हाँ, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आधा भी याद रह जाए तो भी पूरा नंबर मिल जाएगा, है ना। ये हमने जो बताया बहुत बड़ी थ्योरी है, 2 पेज की, 1 पेज में तो चित्र ही बनता है। हाँ, क्वांटिग्राफ जनित्र, सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे कि इसका आविष्कार सन 1931 में वैज्ञानिक क्वांटिग्राफ ने किया था। यह एक विद्युत उत्पादक मशीन है, इसकी सहायता से 10 लाख मिलियन वोल्ट या इससे अधिक का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला बिंदु आता है सिद्धांत। क्वांटिग्राफ जनित्र का सिद्धांत निम्नलिखित 2 तथ्यों पर आधारित। नंबर 1, हम जानते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R होती है, अर्थात चालक की धारिता अधिक होने के लिए उसकी त्रिज्या अधिक होना चाहिए। जो शब्द हम बोल रहे पूरा वही लिखना भी है, बिल्कुल, है ना। हाँ। और नंबर 2, चूंकि नुकीले चालक के सिरों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होता है, इसलिए नुकीले चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र अन्य चालकों की अपेक्षा प्रबल होता है। ये दो। फिर उसके बाद अगला आता है संरचना। चित्र में वांडीग्राफ जनित्र की संरचना प्रदर्शित है। इसमें लगभग 5 मीटर व्यास का धातु का खोखला चालक यश होता है, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे विद्युत रोधी स्तंभों पीपी पर टिका हुआ होता है ना। P1 और P2 दो घिरनियां होती है जिससे होकर विद्युत रोधी पदार्थ जैसे रबर या रेशम का बेल्ट गुजरता है। घिरनी P1 को बाहर अन्य मोटर से चलाया जाता है। C1 व C2 दो धातु की कंघियां होती है। कंघी C1 का संबंध उच्च तनाव वाली बैटरी के धन सिरे से होता है। कंघी C2 का संबंध गोले S से होता है। संपूर्ण उपकरण को एक लोहे के बड़े टैंक में बंद कर देते हैं, इस पर जिसमें कम दाब पर गैस भरी होती है। आवेश क्षरण को रोकने के लिए लोहे के टैंक का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। ये होगी संरचना। फिर उसके बाद आती है कार्यविधि। तो चूंकि कंघी C1 का संबंध बैटरी के धन सिरे से है, तो इसके नुकीले सिरे पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होने के कारण इससे धनावेश युक्त विद्युत पवनें चलने लगती है, जिसके कारण बेल्ट के सामने वाला भाग धनावेशित हो जाता है। बेल्ट के घूमने पर धनावेशित भाग ऊपर की ओर चलने लगता है। कंघी C2 के पास पहुंचने पर कंघी C1 प्रेरण द्वारा कंघी C2 पर ऋणावेश तथा गोले यश के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित हो जाता है। कंघी C2 के ऋणावेश के कारण बेल्ट के सामने वाला भाग ऋणावेशित हो जाता है, मतलब वो उसके धनावेश को समाप्त कर देता है और ऋणावेशित कर देता है। ऋणावेशित युक्त यह बेल्ट पुनः घूमकर कंघी C1 के समीप आता है और धनावेशित हो जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहती है, जिसके कारण गोले एस पर धनावेश लगभग 10 लाख वोल्ट से अधिक हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं इसके उपयोग। पहला, उच्च विभवांतर प्राप्त करने में। दूसरा, आवेशित कणों जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कणों आदि को त्वरित करने में, ठीक है। फिर आते हैं इसके दोष। क्योंकि यह आकार में बहुत बड़ा होता है, इसलिए यह असुविधाजनक होता है। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई हो सकती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और दूसरा दोष यह है क्योंकि इसमें उच्च विभवांतर प्राप्त होता है, इसलिए यह बहुत खतरनाक होता है।
ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना काफी है।